सी पीपीटी नजर आ रही है? ओके, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आज से यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टेक्स्ट 11। अब डायरेक्ट टेक्स्ट क्या रहता है, ये प्रीवियस चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बताई, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखे कि डायरेक्ट टेक्स्ट क्या रहता है और क्यों यूज किया जाता है, राइट। अब डायरेक्ट टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी पार्ट है ये इस यूनिट में, इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टेक्स्ट 11। टॉपिक देखो तुम्हारे ये चैप्टर का, दैट इज कॉम। नाउ व्हाट इज कॉम? कॉम देखो, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपोनेंट मॉडल इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डायरेक्ट टेक्स्ट टू बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड हैव बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी। तो ये एक ऐसा मॉडल है या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसको क्या करता है वो, कि डायरेक्ट टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बनाता है। जब भी हम कोई गेम क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं, सपोज एक वेबसाइट का ही एग्जांपल ले लो, तो बैकग्राउंड में कोडिंग करनी पड़ती है, राइट। बैकग्राउंड में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगानी पड़ती है, तब जाके कोई चीज़ हमें वेब पे नजर आती है। तो उसी तरह से अगर गेम को भी बनाना है तो गेम क्रिएट करते वक्त बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट यूज होता है, राइट। बट जब यू यूज कॉम, दैट इज कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्ट टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बनाती है, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करते हैं, थीम डाउनलोड मेथड यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो भी तुम लोग कंपोनेंट्स हार्डवेयर के यूज करोगे और जब तुम इससे कोई एप्लीकेशन या गेम क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर नॉलेज नहीं भी है तो तुम वो चीज़ इजीली कर सकते हो, ठीक है। We usually refer to a COM object as an interface which for our purposes can be thought of and used as a C++ class. तो देखो, अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए कि अगर हमारे रेफरेंस के लिए बोले हम, तो कॉम एक इंटरफेस है किसके बीच में, जहाँ पे उसका पर्पस क्या रहता है या फिर वो यूज होता है C++ क्लास के तौर पे। तो ये चीजें तुम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखोगे कि जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं तो बैकग्राउंड में C++ या C# वाली लैंग्वेज यूज होती है, जो C# से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट इज योर C# लैंग्वेज। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो C++ में ना करते हुए हम लोग C# में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, कॉम एक इंटरफेस है जहाँ पे वो किस तौर पे यूज होता है कि वो एक C++ की क्लास है या फिर एक C# की क्लास है। मतलब क्या, वो किसको इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बना रहा है? तुम्हारे डायरेक्ट टेक्स्ट को, या फिर जो भी तुम्हारा इंजन तुम यूज कर रहे हो जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है एक गेम को क्रिएट करते हुए। तो अगर तुम लोग वहां पे कॉम का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस क्रिएट करता है। मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर हिडन टू अस व्हेन प्रोग्रामिंग डायरेक्ट टेक्स्ट विद C++। अब देखो, जब तुम लोग कॉम का यूज करते हो तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्रोग्राम हमसे हिडन रहता है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट थिंग। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे ज्यादातर यूज नहीं हो रही, बस लिटिल बिट, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में जिस तरह से तुम लोग जावा में करते थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो जावा में भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है। वहां पे सिर्फ कुछ चीजें चेंज करनी होती है जहाँ पे तुम लोग जाके प्रोग्राम में चेंज करते हो, राइट। तो वहां पे सिर्फ लिटरली हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां पे कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्राम के चेंजेस रहते हैं, वो हम चीजें करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस हम लोग जावा का ना यूज करते हुए C++ या फिर C# का यूज करेंगे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्रोग्राम हमसे क्या रहेगा, हिडन रहेगा जब हम लोग कॉम का इस्तेमाल करेंगे। Thing that we must know is that we obtain pointers to COM interfaces through special functions or by the methods of another COM interfaces। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज ही ध्यान में रखनी है कि हमें पॉइंटर्स ऑब्टेन करने हैं। किसके? कॉम के पॉइंटर्स ऑब्टेन करने। पॉइंटर्स इन द सेंस व्हाट? सिमिलरली जैसे मैंने बताई ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे पॉइंटर्स होते हैं, तो वही हमें ऑब्टेन करने और उसी के ऊपर ध्यान रखना है हमें। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बैकग्राउंड में, जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो बैकग्राउंड में होती रहेगी, ठीक है। We do not create a COM interface with the C++ new keyword. In addition, we call its release method. All COM interfaces inherit functionality from the
No unknown COM interface which provides the release method rather than deleted COM objects perform their own memory management. अब एक चीज याद रखो, तुम खुद से कोई COM इंटरफेस क्रिएट नहीं करते सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे मैंने बताई कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग तुम्हें खुद नहीं करनी होती, तो तुम खुद एक COM इंटरफेस को क्रिएट नहीं करोगे, कोई भी क्लास तुम क्रिएट नहीं करोगे। इंस्टेड वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो भी पॉइंटर्स ऑब्टेन करेंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हो गया, उस तरह से जो भी चीज हम लोग वहां पे परफॉर्म करेंगे, सपोज तुम लोग एक सीन क्रिएट कर रहे हो, तो अगर वो चीज तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ रिलीज मेथड को कॉल करना है। रिलीज बोले तो उस सीन को रिलीज कर देना है, तो सिर्फ रिलीज मेथड को तुम लोगों को कॉल करना है, और जो भी फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट कर लेगा। कौन इनहेरिट कर लेगा? तुम्हारा कॉम ऑब्जेक्ट उसको इनहेरिट कर लेगा, और जो भी तुम्हारा डेटा रहेगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम। कॉम एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे डायरेक्ट टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बनाती है। ठीक है, उसको हम लोग एक इंटरफेस के तौर पे देखते हैं, जो कि सी प्लस प्लस की या फिर सी शार्प की क्लास के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉम के अंदर बहुत सारी चीजें जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं वो उनसे हिडन होते हैं, वो बैकग्राउंड में होते रहते हैं, और नॉर्मली ये ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जैसे चीजों को यूज करता है। ठीक है, और तुम लोग खुद कोई कॉम का इंटरफेस क्रिएट नहीं करते, जो भी फंक्शनैलिटी रहेगी वो उसमें ऑटोमेटिकली इनहेरिट की जाती है। ये समझ में आई? कॉम क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक है तुम्हारा टेक्सचर्स एंड डेटा फॉर्मेट्स। नाउ व्हाट आर टेक्सचर्स एंड डेटा रिसोर्स फॉर्मेट्स? टेक्सचर्स से तो पता चल रहा होगा टेक्सचर्स क्या रहते हैं। कलर्स में या फिर किसी भी बैकग्राउंड में टेक्सचर अप्लाई करना बोले तो इस चीज से तो तुम लोग अवेयर होंगे कि टेक्सचर किसको बोलते हैं। A 2D texture is a matrix of data elements. One use for 2D texture is to store 2D image data. तो देखो, अगर गेम प्रोग्रामिंग में ये चीज यूज कर रहे हो, ग्राफिक्स बनाने में अगर टेक्सचर्स और डेटा रिसोर्स फॉर्मेट्स को यूज कर रहे हो, डेटा रिसोर्स फॉर्मेट्स क्या है ये देखेंगे। तो किस तरह से हम चीजों को चेंज करते हैं, देखो, अ 2D टेक्सचर इज अ मैट्रिक्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। अगर एक 2D टेक्सचर की बात करें हम, तो वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। किसके मैट्रिक्स? जिसमें डेटा एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, जो भी डेटा तुम्हारे ग्राफिक्स से रिलेटेड है वो सारा डेटा उसमें रहेगा। तो एक 2D टेक्सचर एक मैट्रिक्स है डेटा एलिमेंट्स का। One use for 2D texture is to store 2D image data where each element in the texture stores the color of the pixel. तो एक सबसे इजी डी टेक्सचर का ले, तो 2D टेक्सचर क्या करता है, किसी भी टू का डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बताई, अगर ग्राफिक्स में तुम लोग 2D टेक्सचर यूज कर रहे हो, तो 2D टेक्सचर की जो मैट्रिक्स रहेगी उसमें क्या स्टोर होगा, तुम्हारा 2D इमेज का डेटा। जो भी इमेज तुम्हारे सीन में है, ग्राफिक्स में है, उस इमेज का, उस 2D इमेज का डेटा तुम लोग स्टोर करोगे 2D टेक्सचर की मैट्रिक्स में। ठीक है, जहाँ पे हर एलिमेंट जो रहेगा, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो रहेगा वो कलर स्टोर करेगा। ठीक है, एलिमेंट इन द टेक्सचर स्टोर्स द कलर ऑफ अ पिक्सल। तो हर एक पिक्सल का कलर अलग रहता है। जैसे मैंने उस दिन बताई कि जो भी तुम्हारी इमेज रहेगी वो एक एक पिक्सल से बनती है। मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को फॉर्म करके हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज को क्रिएट करते हैं। तो अगर तुम लोग 2D इमेज का एग्जाम्पल ले रहे हो, तो जो 2D टेक्सचर रहेगा वो क्या करेगा, तुम्हारे 2D इमेज का डेटा स्टोर करेगा। और जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, तुम्हारे पिक्सल का सारा डेटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, हावेवर दिस इज नॉट द ओनली यूजेज। फॉर एग्जांपल, एक मिनट, बहुत वॉइस हो रही है आई गेस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। अब आ रही है आवाज?
आती है आवाज। हाँ ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बताया 2D टेक्सचर क्या स्टोर करेंगे, तुम्हारा 2D इमेज का डेटा स्टोर करेंगे, जहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें हर एक पिक्सल का कलर स्टोर्ड रहेगा। अब देखो however this is not the only usage. For example, in an advanced technique called normal mapping, each element in the texture stores a 3D vector instead of a color. तो सिर्फ तुम लोग कलर स्टोर करने के लिए ही 2D टेक्सचर्स का यूज नहीं करते। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन एन एडवांस टेक्निक कॉल्ड नॉर्मल मैप। एक एडवांस टेक्निक होती है जिसका नेम है नॉर्मल मैपिंग, जहाँ पे ईच एलिमेंट इन द टेक्सचर शोज अ 3D वेक्टर इंस्टेड ऑफ अ कलर। जहाँ पे हर एक एलिमेंट जो रहेगा तुम्हारे मैट्रिक्स का या फिर टेक्सचर का, वो क्या स्टोर करेगा, तुम्हारा 3D वेक्टर की वैल्यू स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ कलर। तो ऊपर का जो 2D टेक्सचर वाला एग्जांपल था उसमें क्या कर रहे थे, 2D इमेज का डेटा स्टोर हो रहा था मैट्रिक्स में, जहाँ पे हर एक एलिमेंट कलर का डेटा या फिर हर एक पिक्सल के कलर का डेटा स्टोर हो रहा था। However, this is not the only usage, जहाँ पे तुम लोग एक एडवांस टेक्निक यूज करते हो जिसको नॉर्मल मैपिंग कहते हैं। नॉर्मल मैपिंग में क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो 3D वेक्टर का डेटा स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ कलर। ठीक है। उसके बाद देखो, therefore although it is common to think of textures as storing image, बट नॉर्मली अगर तुम लोग नॉर्मल यूजेज में देखो तो जो तुम्हारा टेक्सचर है क्या स्टोर करेगा, इमेज का डेटा स्टोर करेगा, जहाँ पे इमेज का कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, तुम्हारे पिक्सल के कलर्स। ठीक है। उसके बाद देखो डेटा they are really more general purpose than that. A 1D texture is like a 1D array of data elements and a 3D texture is like a 3D array of data elements. Similarly, अगर तुम लोग 1D texture कर रहे हो, दैट मीन्स वन डायमेंशनल टेक्सचर, तो वो 1D एरे रहेगा एलिमेंट्स का, जो भी इमेज तुम्हारे सामने रहेगी उसके एलिमेंट्स का। उसी के साथ अगर एक 3D टेक्सचर की बात कर रहे हो तो वो एक 3D एरे रहेगा डेटा एलिमेंट्स का, दैट मीन्स मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा बनाया जाएगा जिसमें जो भी इमेज रहेगी उसके पिक्सल के कलर्स को स्टोर किया जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे इमेज का डेटा ही स्टोर होता है। सिर्फ एक एडवांस टेक्निक की हमने बात की है जिसको नॉर्मल मैपिंग कहते हैं, जहाँ पे 3D वेक्टर्स का डेटा स्टोर होता है इंस्टेड ऑफ कलर। ठीक है। उसके बाद देखो, textures are actually more than just arrays of data that they can have map levels, and the GPU can do special operations on them such as apply filters and multi-sampling. तो देखो टेक्सचर्स सिर्फ मैट्रिक्स के अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। उनके मिप मैप लेवल्स होते हैं। मिप मैप लेवल्स क्या होते हैं ये आगे देखेंगे हम लोग, जिनके ऊपर जीपीयू जो होता है वो स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जीपीयू कल मैंने बताया ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है तुम्हारा, जो ग्राफिक्स रिलेटेड सारे ऑपरेशंस हमारे सिस्टम में परफॉर्म करता है। ठीक है। तो जीपीयू क्या करेगा, इन पे स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जैसे कि फिल्टर्स अप्लाई करना होता है या मल्टी सैम्पलिंग होता है। मल्टी सैम्पलिंग भी एक टॉपिक है इसी चैप्टर में आई गेस, या फिर सेकंड चैप्टर में। तो मल्टी सैम्पलिंग जैसे प्रोसेसेस इस पे अप्लाई किए जाते हैं, मल्टी सैम्पलिंग भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो स्पेशल ऑपरेशंस जैसे मल्टी सैम्पलिंग अप्लाई करना हो गया, ये सारी चीजें जीपीयू करता है किसके ऊपर, तुम्हारे टेक्सचर्स के ऊपर। In addition, a texture cannot store arbitrary kinds of data. It can only store certain kinds of data formats which are described by dxgi_format in numerated type. अब देखो टेक्सचर जो है वो किसी भी आर्बिट्री टाइप ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। लाइक अगर तुम लोग बोलोगे जो मैट्रिक्स बनती है वो 1 2 3 के फॉर्म में बनती है, या फिर अगर कलर का डेटा स्टोर हो रहा है तो रेड ग्रीन ब्लू या फिर कोई भी तुम वैल्यू लगा रहे हो इस फॉर्मेट में बनती है, तो नहीं, वो कोई भी आर्बिट्री काइंड ऑफ डेटा को जो नॉर्मल काइंड ऑफ स्टोर नहीं करेगा। जब तुम्हारे टेक्सचर का डेटा स्टोर होता है तो एक स्पेशल फॉर्मेट क्रिएट होता है जिसमें वो डेटा को स्टोर किया जाता है। वो फॉर्मेट किससे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, देखो DXGI मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट। ठीक है। DX बोले तो डायरेक्ट टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉर्मेट। फॉर्मेट के जगह पे क्या आएगा, जो भी फॉर्मेट तुम लोग यूज करोगे वो। तो देखो यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग जो ये फॉर्मेट है इसको स्पेसिफाई करेंगे, किसको, तुम्हारे टेक्सचर के डेटा को। अब देखो फर्स्ट इज DXGI फॉर्मेट। अब देखो R32, G32, B32 फ्लोट। अब R32, B32 ये क्या होगा, R इज रेड, is green and B is blue। ठीक है। तो ये RGB वैल्यूज है, ये याद रखो। मतलब R 32 के प्रपोर्शन में, ग्रीन 32 के प्रपोर्शन में, एज वेल एज B 32 के प्रपोर्शन में, अंडरस्कोर फ्लोट। अब देखो ये क्या है, ईच एलिमेंट हैज 3 32-बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो हर एक एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 3 32 बिट।
332 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंपोनेंट रहेगा। जो नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा? फ्लोटिंग नंबर रहेगा, दैट इज फ्लोट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा ईच एलिमेंट हैज 330 कंपोनेंट्स। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? DXGI फॉर्मेट। यहाँ पे R32 G32, ऑल द 3 वैल्यूज आर 32। और यहाँ पे RGB क्या है वो याद रखो, रेड ग्रीन ब्लू। ये चीजें हम लोग ने शायद वेब प्रोग्रामिंग में भी देखे थे कि कोई कलर क्रिएट करना है, जितने भी कलर्स है वो RGB के वैल्यू देके बनते हैं। अगर तुमको येलो क्रिएट करना है तो तुम्हें क्या करना है, रेड का कुछ अलग प्रपोर्शन, ग्रीन का कुछ अलग प्रपोर्शन मिक्स करके तुम लोगों को वो कलर मिलेगा। जितने भी कलर्स क्रिएट होते हैं, जैसे वेबसाइट में हम लोग RGB वैल्यूज देके कलर्स को ऐड करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, बस RGB की वैल्यूज ऐड करनी है कि रेड का कितना प्रपोर्शन चाहिए और ग्रीन का कितना प्रपोर्शन चाहिए। तो उतने प्रपोर्शन में वो कलर के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्रिएट होते हैं। सिमिलर है जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, कोई तो पेंटिंग करते हुए सपोज अगर कोई कलर मिसिंग है तुम्हारे पास, तो तुम उसमें से 3 कलर मिक्स करके वो कलर को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। सिमिलरली यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे RGB क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टेक्सचर्स जो है वो के कलर का डेटा स्टोर करते हैं, राइट। हमने ऊपर देखे जो 2D टेक्सचर्स होते हैं वो पिक्सल के कलर के इमेज का जो पिक्सल होता है, कलर का जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए RGB वैल्यूज को यूज किया जाता है। तो अलग अलग प्रपोर्शंस R32 G32 B32 फ्लोट। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा? ईच एलिमेंट हैज 332 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंपोनेंट्स। उसके बाद देखो सेकंड फॉर्मेट दिया हुआ है, ये DXGI फॉर्मेट कॉमन, यही फॉर्मेट में हम लोग बाकी के चीजें लगा रहे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R16 G16 B16 A16। ठीक है, Each element has 4 16-bit components mapped to the 0-1 range। अब तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एडिशन हुआ है, दैट इज A। RGB तो दिया हुआ है, R16 G16 B16 तो दिया A16। Now what is A? A is for alpha, red green blue and A is for alpha। अल्फा क्या करता है? तुम्हारे इमेज के ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है कि तुम्हारी इमेज जो है वो कितनी % ट्रांसपेरेंट होगी या होनी चाहिए। तो ऐसे पिक्सल जो ट्रांसपेरेंट हो या जो ट्रांसपेरेंसी को रिलेट कर, ये अल्फा की वैल्यू स्टोर करना मस्ट होता है। ठीक है, तो रेड ग्रीन ब्लू तो स्टोर होगी ऑब्वियसली, वाई? बिकॉज कलर कोई ना कोई वहां पे रहेगा, तो कलर क्रिएट करने के लिए रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। उसके साथ साथ अल्फा की वैल्यू स्टोर होती है जो कि तुम्हारे ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करती है। ठीक है, और इसके साथ देखो यू नॉर्म लगाया हुआ है। Each element has 4 16-bit components mapped to the 0-1 range। याद रखो जब भी यू नॉर्म आ रहा है, UNORM, तो वहां पे एक रेंज दी रहेगी 0 से लेके 1 तक। उस रेंज के बीच में तुम्हारे कंपोनेंट्स प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट अगर दिया हुआ है तो तुम जानते हो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैसे होते, और अगर यू नॉर्म दिया हुआ है तो वहां पे एक रेंज प्रिस्क्राइब की रहेगी, दैट इज 0 to 1 की रेंज नॉर्मली यूज होती है। तो ये 16-बिट कंपोनेंट्स रहेंगे मैप टू कौन से रेंज को? 0 से लेके 1 की रेंज में। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा सेकंड टाइप जिसमें RGB एज वेल एज अल्फा की वैल्यू प्लेस की जाती है। अल्फा क्यों यूज होता है? ट्रांसपेरेंसी डिनोट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद देखो थर्ड वैल्यू है DXGI फॉर्मेट R32 G32 UINT। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही कलर्स लिए हुए, ऐसे वैल्यूज या फिर ऐसे कलर्स जो सिर्फ 2 वैल्यूज मिक्स करके बन जाते हैं। जैसे अगर रेड ग्रीन को मिलाकर तुम लोग बना लो तो बन जाएंगे, तो वो होगा R32 G32 UINT। इंट पे तो इंटीजर नंबर्स। ओके, ईच एलिमेंट हैज 2 32-बिट अनसाइंड इंटीजर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे U क्या है इंट के साथ? अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर कंपोनेंट्स। तो जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? 2 32 बिट्स अनसाइंड इंटीजर कंपोनेंट्स रहेंगे। इंटीजर तो तुम लोगों को पता है इंटीजर वैल्यूज क्या होती है। एंड अनसाइंड बोले तो जो व्यू नहीं किए गए हैं, जिनको हम लोग ऑलरेडी विजिट नहीं कर चुके, जैसे ट्री में हम लोग नोड्स विजिट करते हैं, उस तरह से अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज जो व्यू नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि DXGI फॉर्मेट R32 G32 UINT बोले तो अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे आता है DXGI फॉर्मेट R8 G8 B8। अब देखो यहाँ पे अगेन RGB के वैल्यूज चेंज हो गए, 32 से देखे हमने, 16 से देखे, अब 8 पे आ गया और यहाँ पे A भी दिया हुआ है। A फॉर अल्फा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे S नॉर्म दिया हुआ है, S फॉर साइंड और U फॉर अनसाइंड।
यहाँ पे भी U लगाया हुआ है कैपिटल, वो अनसाइंड हुआ, और जहाँ पे S लगा हुआ है वो साइंड हो गया। तो S नॉर्म बोले तो देखो ईच एलिमेंट हैज 4 8-bit साइंड कंपोनेंट्स मैप टू दी। अब यहाँ पे ये साइंड कंपोनेंट्स है, U नहीं लगाया हुआ, इसीलिए इसकी रेंज क्या है, चेंज हो जाएगी। दैट इज -1 to 1 की रेंज में वो आ जाएंगे। वाई? बिकॉज द कंपोनेंट्स आर साइंड कंपोनेंट्स, सो उसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। 0 1 ना होते हुए यहाँ पे रेंज रहेगी -1 से लेके 1। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मेट है, दैट इज DXGI फॉर्मेट। R8 G8 B8 A8। A यहाँ पे अल्फा है जो कि ट्रांसपेरेंसी को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे हमने S नॉर्म देखे, दैट इज साइंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो साइंड कंपोनेंट्स की जो रेंज रहेगी वो चेंज हो जाएगी, दैट इज -1 to 1। उसके अलावा देखो 6 नंबर पे है DXGI फॉर्मेट R8 G8 B8 S int। अब यहाँ पे देखो हम लोग साइंड इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ पे नॉर्म के वैल्यूज न लेते हुए हम लोग किसके वैल्यूज ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, बट दे आर साइंड इंटीजर वैल्यूज। तो ईच एलिमेंट हैज 4 8-bit साइंड इंटीजर कंपोनेंट्स। तो अगेन यहाँ पे रेंज चेंज हो जाएगी तुम लोगों की। वाई? बिकॉज दैट इज नॉट साइंड नॉर्म, दिस इज साइंड इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे जो रेंज रहेगी वो देखो रहेगी -28 एंड -128 एंड 127 की रेंज। तो हर एक साइंड एंड अनसाइंड कंपोनेंट के लिए देखो रेंज डिफर कर रही है। ये चीजें तुम लोगों को लर्न करनी है, ध्यान में रखनी है। ये चीजें तुम लोग खुद से करके मतलब क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यूज है, ये जो हमेशा जब तुम लोग यूज करोगे ये फॉर्मेट को तो इसी फॉर्मेट में बनाई जाएगी। तो एक तरह से तुम लोगों को बाय हार्ट करना है, इसको जहन में रखना है, दिमाग में रखो ये चीज को। उसके बाद देखो 7th नंबर पे आ रहा है तुम्हारा DXGI फॉर्मेट R8 G8 B8 A8 अंडरस्कोर U int। अब यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर वैल्यू आ रही है, इट इज नॉट अनसाइंड नॉर्म, इट इज अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ईच एलिमेंट हैज 4 8-bit अनसाइंड इंटीजर कंपोनेंट्स मैप टू द रेंज 0 to 255 रेंज। तो यहाँ पे अगेन रेंज चेंज हो गई। वाई? बिकॉज इट इज एन अनसाइंड इंटीजर वैल्यू, साइंड इंटीजर नहीं है। साइंड इंटीजर के लिए ऊपर रेंज -128 और 127 दी हुई थी, यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर के लिए रेंज हो गई तुम्हारी 0 से लेकर 255। तो देखो 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट रहते हैं जिसमें तुम्हारे इमेज का कलर का टेक्सचर जो रहता है वो स्टोर करता है तुम्हारे इमेज के कलर का डेटा, हर एक पिक्सल के कलर का डेटा। तो कलर का डेटा स्टोर करने के लिए नॉर्मली 3 वैल्यूज लगते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और उसके साथ अगर कभी कभी इमेज में ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की गई है कि इमेज ट्रांसपेरेंट है तो 4th वैल्यू लगती है, वो है तुम्हारे अल्फा की वैल्यू जो कि ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ तक के फॉर्मेट समझ में आए या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? फॉर्मेट समझे? ठीक है, उसके बाद देखो नोट दैट RGBA लेटर्स आर यूज टू स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने बताया RGB किस लिए है, रेड ग्रीन ब्लू, एंड A फॉर अल्फा। कलर्स आर फॉर्म्ड एज कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। ऑलरेडी ये चीज मैंने बताई कि जो कलर्स फॉर्म होंगे वो किसका मिक्सचर रहेंगे, तुम्हारे रेड ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इक्वल रेड एंड इक्वल ग्रीन मेक्स येलो। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इक्वल अमाउंट में रेड ले रहे हो और इक्वल अमाउंट में ग्रीन ले रहे हो तो जो कलर बनेगा वो क्या रहेगा, येलो कलर रहेगा। तो ये अलग अलग प्रोपोर्शन में अगर तुम लोग रेड ग्रीन ब्लू के वैल्यूज डालोगे तो अलग अलग कलर्स क्रिएट होते हैं। फिर देखो द अल्फा चैनल और अल्फा कंपोनेंट इज जनरली यूज टू कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी। ये भी मैंने बताई कि अल्फा जो है वो ट्रांसपेरेंसी डिनोट करता है। हाउएवर एज वी सेड अर्लियर टेक्सचर नीड नॉट स्टोर कलर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेट DXGI format R32 G32 B32 underscore float has 3 floating point components and can therefore store a 3D vector with floating point coordinates। तो देखो जैसे हमने ऊपर देखे कि टेक्सचर सिर्फ कलर का डेटा स्टोर नहीं करता, उसके अलावा वो 3D वेक्टर्स की भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो एक फॉर्मेट दिया हुआ था जिसमें क्या दिया हुआ था, R32 G32 B32 फ्लोट। तो यहाँ पे 3 फ्लोटिंग पॉइंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, 3 बोले तो 3D में जा रहा है वो, 3 कंपोनेंट्स दिए हुए बोले तो 3D में जा रहे हैं वो। तो इसीलिए अगर 3 कंपोनेंट सेम वैल्यूज दिए हुए तो उसके साथ साथ कलर के साथ साथ हम लोग 3D वेक्टर्स का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसके वैल्यूज किस में रहेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में रहेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर।
There are also typeless formats where we just reserve memory and then specify how to reinterpret the data at the later time, sort of the C++ reinterpret cast. When the texture is bound to the pipeline, for example, the following typeless format reserves elements with 4 bit. तो देखो बहुत सारे formats तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म होती है C++ के साथ में. तो एक तरह से तुम लोग क्या करते हो, मेमोरी को बचाते हो, मेमोरी को सेव करते हो एंड देन उसके ऊपर जो ऑपरेशंस या फिर इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हो. तो एक चीज याद रखो, नॉर्मली हम लोग जब यूज करेंगे तो ये 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स को यूज करेंगे. यही 7 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स अलग अलग कलर्स को क्रिएट करते हैं या फिर 3D वेक्टर्स के डेटा को स्टोर करते हैं और इसी से जो है वो तुम्हारा टेक्सचर्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, टेक्सचर्स नॉर्मली क्रिएट होने के लिए ये फॉर्मेट का यूज किया जाता है, जिसमें RGB के वैल्यूज रेड ग्रीन ब्लू एंड A फॉर अल्फा जो कि ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है. टेक्सचर्स रिसोर्स फॉर्मेट समझ में आए तुम लोगों को? इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. छोटा सा है स्वैप चेन, उसका बस ओवरव्यू देख लेंगे कि स्वैप चेन क्या है. देखो, द स्वैप चेन एंड पेज फ्लिपिंग ये सिलेबस टॉपिक है तुम लोगों का. To avoid flickering in animation, it is best to draw an entire frame of animation into an off-screen texture called the back buffer. तो देखो, एक नॉर्मल प्रोसेस, मेरे ओन वर्ड्स में मैं अगर एग्जांपल दूं तुमको, तो जो भी तुम्हारे ग्राफिक्स होते हैं, जो गेम होता है या फिर कोई भी ग्राफिक्स एनिमेशन मूवी ले लो या जो भी वीडियो एंड क्लिप जो भी रहेगा जिसमें ग्राफिक्स इन्वॉल्व है, तो ग्राफिक्स बैकग्राउंड में क्रिएट करने पड़ते हैं. ऑन स्क्रीन कोई भी तुमको ग्राफिक्स क्रिएट करके नहीं देगा, राइट? जो भी तुम्हारी ग्राफिक्स दिख रहे हैं वो बैक स्क्रीन में बनाए जाते हैं, देन फ्रंट स्क्रीन पे लाए जाते हैं. तो ये क्रिएट करने के लिए एक फ्रेम लगती है. ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं ये फ्रेम के फॉर्मेट में चलते हैं. नाउ व्हाट इज फ्रेम? अलग अलग फ्रेम्स होते हैं अलग अलग सीन्स के लिए. तो सपोज मुझे एक सीन क्रिएट करना है जिसमें मुझे डेजर्ट का व्यू बताना है, तो मैं उस एक फ्रेम में डेजर्ट का व्यू बताऊंगी और फिर मुझे बताना है जैसे वो आदमी चलते चलते जा रहा है, अचानक से डेजर्ट के व्यू से वो हो सकता है कि स्नोफॉल वाले व्यू में जा रहा है, तो उस स्नोफॉल वाले सीन को मैं दूसरी फ्रेम में क्रिएट करूंगी. ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक साथ बस इन फ्रेम्स को रन करना है. तुमने वो फ्लिपिंग बुक का एग्जांपल देखे होंगे जिसमें हम लोग कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं अलग अलग पेज पे, एक सेम कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन में ड्रॉ किया जाता है. फिर जब एक साथ उस फ्लिपिंग बुक को हम एक साथ फ्लिप करते हैं बहुत सारे पेजेस को साथ में, तो ऐसा लगता है कि अंदर के कैरेक्टर्स मूव हो रहे हैं. ठीक है, ये चीजें तो तुम लोग देख चुके हो. तो सेम ग्राफिक्स भी उसी तरह से क्रिएट होते हैं. बहुत सारे फ्रेम्स बनाए जाते हैं और हर फ्रेम में एक तरह का सीन क्रिएट होता है. सेम कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन दी जाती है, अलग अलग बैकग्राउंड दिया जाता है. तो जब एक साथ तुम लोग उन फ्रेम्स को रन करते हो तो ऐसा लगता है कि जो एनिमेशन है वो मूव हो रहा है, या फिर गेम का कैरेक्टर है जो चल रहा है, या फिर जो ग्राफिक्स तुमने क्रिएट किए हो वो एनिमेशन के तौर पे तुमको मूव होती हुई नजर आती है. ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ फ्रेम. तो जो भी तुम लोग चीजें क्रिएट करते हो वो क्या होता है, एक फ्रेम में क्रिएट होती है. ठीक है, तो फ्रंट बफर और बैक बफर, इसके लिए ये दो चीजें होती है. फ्रंट बफर जो कि चीजें तुमको जहां पे नजर आती है कि एनिमेशन में देख रही हूँ, तो जो भी चीजें मुझे हिलती हुई नजर आ रही है, मूव होती हुई नजर आ रही है, दैट इज दी फ्रंट बफर, जहां पे यूजर्स को या फिर व्यूअर्स को चीजें दिख रही है. ठीक है, और बैक बफर वो होता है जहां पे मैं चीजें क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कोई फ्रेम के अंदर कोई सीन मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो वो हो गया तुम्हारा बैक बफर. तो स्वैप चेन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बैक बफर एज वेल एज तुम्हारा फ्रंट बफर. ठीक है, तो जब एनिमेशन में फ्लिकरिंग बोले तो फ्लक्चुएशन होता है ना, जैसे लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, हिलते रहता है ऊपर नीचे. तो अगर एनिमेशन में भी फ्लिकरिंग को अवॉइड करना है तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या करते हो, दो फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हो, दो बफर्स का इस्तेमाल करते हो. दैट इज योर बैक बफर एंड फ्रंट बफर. बैक बफर जहां पे चीजें क्रिएट की जाएगी और फ्रंट बफर जहां पे व्यूअर्स को वो चीजें नजर आएंगी. ठीक है, once the entire scene has been drawn to the back buffer or the given frame of the animation, it is presented to the screen as one complete frame. In this way, the viewer does not watch as the frame gets drawn, the viewer only sees the complete frames. ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बैकग्राउंड में फ्रेम्स को क्रिएट की, तो मैं क्या करूंगी, वो सारे फ्रेम्स को, एंटायर फ्रेम्स को मैं फ्रंट बफर में लेके जाऊंगी. तो जब व्यूअर रहेगा उसको सिर्फ वो
बनी हुई फ्रेम्स नजर आएंगी, उसको बैकग्राउंड का कुछ भी पार्ट नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो फ्रेम्स बन रहे, ये चीजें व्यूवर्स को नहीं पता है। वो क्या देख रहे हैं, सिर्फ बने हुए कंप्लीट तैयार हुए जो फ्रेम्स है वो उसको नजर आ रहे फ्रंट बफर में। इसीलिए दो तरह के बफर्स क्रिएट किए जाते हैं, फ्रंट बफर एंड बैक बफर। ठीक है, to implement these two textures buffer are maintained by hardware, one called the front buffer and the second one is called as back buffer। ठीक है, द फ्रंट बफर स्टोर्स द इमेज डेटा करंटली बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर व्हाइल द नेक्स्ट फ्रेम ऑफ द एनिमेशन इज बीइंग ड्रॉन टू द बैक बफर। तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, समझ लो कि जब तुम्हारे कोई इमेज स्क्रीन पे नजर आ रही है फ्रंट बफर में, तो सेम टाइम पे उसका अगला सीन क्रिएट किया जा रहा है तुम्हारे बैक बफर में। ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग रहता है तुम्हारा नेक्स्ट सीन जो कि बैक बफर में प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही वो सीन प्रोसेस हो जाता है तो जो तुम्हारा बैक बफर है वो क्या बन जाता है, फ्रंट बफर बन जाता है। वाई, बिकॉज उसमें जो सीन है वो कंप्लीट हो गया है, तो वो कंप्लीटेड सीन वो क्या करेगा, बैक बफर से फ्रंट बफर में कन्वर्ट होके वो व्यूवर्स को नजर आएगा। और जो तुम्हारा फ्रंट बफर था वो पीछे आता है, बैक बफर बनता है, उसमें फिर नेक्स्ट सीन क्रिएट होने लगता है, प्रोसेस होने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्वैप चेन। इतना सब कुछ थियोरी न देखते हुए सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रही हूँ कि व्हाट इज स्वैप चेन एंड पेज फ्लिपिंग। स्वैप चेन बोले तो क्या, बस तुम्हारे जो बफर्स होते हैं वो स्वैप हो जाते हैं। जो फ्रंट बफर था वो बैक बफर बन जाता है और जो बैक बफर था वो फ्रंट बफर बन जाता है। ठीक है, आफ्टर द फ्रेम हैज बीन ड्रॉन टू द बैक बफर द रोल्स ऑफ द बैक बफर एंड फ्रंट बफर आर रिवर्स। द बैक बफर बिकम्स द फ्रंट बफर एंड द फ्रंट बफर बिकम्स द बैक बफर फॉर द नेक्स्ट फ्रेम ऑफ एनिमेशन। तो यहाँ पे सिर्फ स्वैपिंग हो रही है, ये चीज याद रखो। जो फ्रंट बफर था उसको हमने क्या क्रिएट किए, कन्वर्ट किए बैक बफर में, और जो बैक बफर था वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा फ्रंट बफर में। और यहाँ पे फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, जो बनी हुई तैयार हुई कंप्लीटेड जो फ्रेम है बैक बफर में जो थी उसको हम लेके जा रहे हैं फ्रंट बफर में, तो व्यूवर्स को वो कंप्लीटेड फ्रेम नजर आएगी। और ये सीरीज चलते जाएगी जब तक वो एनिमेशन या फिर वो ग्राफिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये होता है फ्रंट बफर एंड बैक बफर की फंक्शनैलिटी जिसको हम स्वैप चेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फिगर मैंने निकाली हूँ या फिर तुम्हारे बुक में भी दी हुई है वो फिगर। तो इस फिगर को अगर देखोगे, फिगर नजर आ रही है स्क्रीन पे? फिगर विजिबल है? इज दिस फिगर विजिबल? ठीक है, तो देखो यहाँ पे बफर्स दिए हुए हैं, बफर ए बफर बी। तो बफर ए क्या है, तुम्हारा फ्रंट बफर है। ठीक है, और जो तुम्हारा बफर बी है वो क्या है, तुम्हारा बैक बफर है। अब बफर ए फ्रंट बफर बोले तो यहाँ पे स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही है किसको, व्यूवर्स को। ठीक है, जो कि देख रहे हैं कंप्लीटेड जो फ्रेम है उसको देख रहे हैं। और बैक बफर में चीजें बन रही है, नेक्स्ट फ्रेम ऑफ एनिमेशन जो रहेगा वो क्रिएट किया जा रहा है। अब जैसे ही बफर ए का काम हो जाता है और यहाँ पे चीजें बन जाती है, स्वैपिंग होगी, तो अब यहाँ पे बफर ए जो है वो स्वैप होके कहाँ पे जाएगा, बफर बी में। दैट इज फ्रंट बफर जो है वो बैक बफर में जा रहा है और बैक बफर जो है वो फ्रंट बफर में जा रहा है। देखो बीच में स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। फिर थर्ड स्टेप पे आओ, फिर अगेन जो बफर ए रहेगा वो फ्रंट बफर रहेगा और बफर बी जो रहेगा वो बैक बफर रहेगा। क्या करने के बाद, स्वैपिंग करने के बाद। मतलब जो बफर बैक में था उसको हमने फ्रंट में लेकर आए और जो फ्रंट में था उसको बैक में लेके गए। मतलब जो दूसरी जो क्रिएटेड फ्रेम है अब वो फ्रंट बफर में आके व्यूवर्स को व्यू हो रही है। तो व्यूवर्स को क्या लगेगा, एक कंप्लीट फ्रेम या फिर एक कंप्लीट सीन है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, जबकि बैकग्राउंड में जो है वो ऑटोमेटिकली जो अलग अलग फ्रेम्स है वो बैक बफर में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स को ये चीजें नजर नहीं आएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आया स्वैप चेन क्या है? ठीक है, हो गया मेरा, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? ठीक है, ओके, चलो फिर बाय।